कि मैंने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, थोड़ा 2 सेकंड हमें समय दे दीजिए, हम तुरंत प्रारंभ कर देते हैं।
चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की सीरीज, जोश के साथ, एनर्जी के साथ। चलिए तो कौन कौन जुड़ गए भैया? विजय कुमार जोधपुर से जुड़े हैं भैया, बहुत बढ़िया। विजय इनकिया जोधपुर, संजना कुमारी, राकेश रंजन जी, चंदना कुमारी, अजय कुमार, ज्ञान गंगा बाई एसके, जेबा फिरदौस, अकबर अली, संजना कुमारी, पम्मी सिंह, मेघनाथ सिंह, संजना, स्नेह लता, विकास, राहुल, अमरजीत, नुसरत जहां, नीतू, रितु, पम्मी, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को, ललन कुमार जी, भूषण कुमार जी, मेघनाथ सिंह, ब्रजेश गिरी, सबको शुभकामनाएं। बस लगातार ऐसे ही जोश के साथ जुड़े रहिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। शेयर सेशन को जितने लोगों तक हो सके शेयर कर दीजिए। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको सारा सेशन बेहतर लगा है तो इस सेशन को भी लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड आपका खर्च होगा, लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का करंट अफेयर का सीरीज हम शुरू करते हैं। ट्रेनों को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्शन सिस्टम। देखो भैया, ये जो आप देख रहे हो ट्रैक्शन सिस्टम, ये जो चक्का देख रहे हो ना, ये जो आप बिजली का खंभा होता है जिसके सहारे ट्रेन चलती है, बिजली के खंभा जिसके सहारे ट्रेन चलती है, ये जो तार देख रहे हैं इसी को बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है। अब योजना है भेल का, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल का योजना है कि भाई इसे अब सोलर एनर्जी से चलाएंगे। किससे चलाएंगे? सोलर एनर्जी से। तो देखो भैया, ट्रेनों को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्शन सिस्टम, सोलर एनर्जी से बिजली सप्लाई करने के लिए भेल द्वारा पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के बीना में लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बीना, देख लो भैया, ट्रैक्शन सिस्टम, रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम के लिए मध्य प्रदेश के बीना में ऑयल रिफाइनरी भी है। बीना में लिख लो पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। बीना में पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। तो बीना में भेल के द्वारा क्या लगेगा? सौर ऊर्जा संयंत्र, प्लांट लगेगा। किसके लिए? रेलवे में ट्रैक्शन सिस्टम को जो अभी तक कोयला आधारित बिजली से चलता था, उसे अब किससे चलाया जाएगा? सोलर एनर्जी से। उसके लिए सोलर एनर्जी कौन बनाएगा? भेल बनाएगा। और उसके लिए प्लांट कहाँ लगा है? बीना में। और मध्य प्रदेश का बीना पहले से ही मशहूर है पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए। मध्य प्रदेश का जो बीना है पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बिहार का बरौनी, जैसे यूपी का मथुरा, इस समय पेट्रोलियम रिफाइनरी है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का बीना भी पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। और यहाँ भेल के द्वारा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। किसके लिए भैया? तो रेलवे में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, रेलवे में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्शन सिस्टम के लिए। देख लीजिए सामने रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम का पिक मैंने दे दिया है। नेक्स्ट आइए अगले करंट अफेयर पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर है भैया रोहित से। आजकल रोहित शर्मा कमाल कर रहे हैं। इनका ग्रह गोचर, ग्रह दशा सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी वर्तमान में एक कमाल किए हैं। भारत की तरफ से लगातार इनको सफलता मिल रही है। 2022 इनके लिए आते आते 21 जाते जाते और 22 आते आते इनको बहुत कुछ दिया। जैसे पहले बने टेस्ट टीम के कप्तान, फिर बने वनडे टीम के कप्तान, पहले बने T20 के, पहले T20 के बने, उसके बाद वनडे के बने और अब टेस्ट के भी बन गए। यानी पूरे भारत के कंप्लीट कप्तान बन गए। एक तो अचीवमेंट इनके नाम से ये रहा कि भारत की टीम का कप्तान कौन बन गए? रोहित शर्मा। 125 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड पूरे दुनिया में किसके नाम है? रोहित शर्मा। सबसे अधिक T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम। और आप जानते हैं T20 में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम। इंडिया के तीनों फॉर्मेट, क्रिकेट के
तीनों फॉर्मेट के कैप्टनशिप किसको मिल गया? रोहित को मिल गया। रोहित ने 125 T20 मैच खेल के विश्व रिकॉर्ड बना दिया। रोहित ने T20 में दुनिया में सबसे अधिक मैच खेला और भारतीय टीम भी 2022 में कुछ कमाल कर रही है। लगातार 13 वनडे नहीं, 13 T20 जीतने वाला दुनिया का एकमात्र टीम कौन बन गया? भारत। लगातार, अभी वेस्ट इंडीज से T20 था उसको भी जीत लिया। लगातार 13 T20, 13 T20 लगातार जीतने वाली टीम कौन बन गई? भारतीय टीम। 1000 वनडे खेलने वाली टीम कौन बन गई? भारतीय टीम। तो भारतीय टीम, क्रिकेट टीम 21 जाते जाते और 22 आते आते बहुत कुछ इस टीम को मिला, लेकिन कोहली के लिए वर्ष ठीक नहीं रहा। विराट कोहली के लिए 2021 जाते जाते विराट कोहली से हर एक फॉर्मेट के कैप्टनशिप को छीन लिया, लेकिन रोहित के लिए सही रहा। जो भी हो, विराट कोहली कैप्टन रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वो एक सलामी बल्लेबाज हैं, एक महान बल्लेबाज हैं, तो रहेंगे। विराट कोहली ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, देश को कई मैच जिताए, तो विराट कोहली अपने जगह पे जो हैं उनसे कोई छीन नहीं सकता उनका ओहदा। तो विराट कोहली एक नो डाउट वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी में से आते हैं, और रोहित भी हमारे काफी बेहतरीन बैट्समैन हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आओ भैया, अगला करंट अफेयर। स्मृति ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, पहचानते होंगे आप। 1997 में मिस इंडिया रनर अप, मिस इंडिया में जीती नहीं थी, रनर अप रही थी। मिस इंडिया रनर अप थी 1997 में, बाद में बीजेपी ज्वाइन की। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, कहां से? अमेठी से। पहली बार हार गई, दूसरी बार राहुल गांधी को हरा दी। पहले ये मानव संसाधन यानी शिक्षा मंत्रालय में भी रही हैं, वर्तमान में ये मानव संसाधन महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इन्होंने शुरू किया है, क्या शुरू किया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना, स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इन्होंने स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच। 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 मार्च को इस योजना का शुभारंभ किया गया, स्त्री मनोरक्षा परियोजना। कल मैंने आपको बताया था कि वन स्टॉप सेंटर इंडिया में जितने हैं, वहां पर अब सिर्फ महिलाओं के राइट की बात नहीं होगी, उनकी रक्षा की बात नहीं होगी, बल्कि इसके साथ साथ महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए ही स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। महिलाओं के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए सभी लोग सेशन से जल्दी से जुड़ जाओ, और सेशन बेहतर लग रहा है तो एक बार बगल में लाइक बटन है, लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब लगातार हम लोग बिहार स्पेशल का MCQ ला रहे हैं, साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा इसी चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का MCQ आएगा। एक क्रांति आ जाएगा। 30 अप्रैल को जो पेपर होगा ना, हमारे बच्चे, हमसे जुड़े बच्चे कमाल कर देंगे, ये तय है। लगातार तुरंत साइंस का MCQ शुरू होने जा रहा है, बहुत जल्द हिस्ट्री का MCQ। जुड़े रहो, बेहतरीन होगा। जो होगा पावर के साथ होगा, जो होगा चमक के साथ होगा, ताकि आपकी धमक बन जाए परीक्षा में। चलो भाई, सब लोग जुड़ जाओ जल्दी से। तो भैया, स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के दौरान 2 मार्च को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए, 1 मार्च 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। लिख लीजिए भैया, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2022 में। 2022 में 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। यानी इसकी स्थापना कब की गई होगी? इसकी स्थापना 2003 में की गई है। कब की गई भैया? 2003 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 2003 में। 17वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 मार्च को। यानी 1 मार्च को क्या मनाते हैं? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं? बाल अधिकार
संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस मनाते हैं। समारोह का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौन है भैया? स्मृति ईरानी। अभी बताया हूं, स्मृति ईरानी के द्वारा इस समारोह का क्या किया गया? शुरुआत किया गया या उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आइए, देखिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का चित्र मैंने दे दिया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या करता है? भारत में बच्चों के अधिकार, राइट्स को संरक्षित करता है। नेक्स्ट आइए, अगले करंट को देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2002 की भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करके मशीन निर्मित पॉलिस्टर पर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की और आयात की अनुमति दे दी है। देखो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट करंट। लगातार शेयर कर दो, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं सबको शेयर कर दो। गुरुजी यदि मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन करंट ला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि कम से कम 50, 60, 100 बच्चों को शेयर करें। तो शेयर कर दीजिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो केंद्र सरकार ने 2002 पूछा जाए भारत में झंडा संहिता कब बना? 2002 में। देखिए भारत में झंडा को लेकर, तिरंगा झंडा को लेकर कानून कब बना? 2002 में। उसमें 2022 में संशोधन किया गया है। झंडा अधिनियम, झंडा संहिता में 2022 में संशोधन हुआ है। पहले क्या बनता था भैया? ऊनी या खादी के कपड़े पर झंडा बनता था। ऊनी या खादी कपड़े पर झंडा बनता था, लेकिन अब कह दिया गया कि मशीन से बना हुआ जो पॉलिस्टर का कपड़ा होगा उस पर भी राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। पहले पॉलिस्टर के कपड़ों पर ध्वज बनाने का अलाउ नहीं था, झंडा बनाने का अलाउ पॉलिस्टर कपड़े पर नहीं था। किस पर था भैया? ऊनी कपड़ा होना चाहिए या फिर किससे होना चाहिए भैया? खादी वाला होना चाहिए। तो इस बार पहली बार मशीन निर्मित पॉलिस्टर के कपड़ों पर भी झंडा बनाने का आदेश दे दिया गया है। यह करंट अफेयर है। झंडा संहिता कब आया भैया? फ्लैग कानून कब आया? 2002 में। कब संशोधन हुआ? 2022 में। और क्या कहा गया भैया? पॉलिस्टर के कपड़ों पर भी अब झंडा बना सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाल ही में किस देश ने अपने झंडा कानून को मजबूत बनाने का काम शुरू किया है? अपने झंडा कानून को और मजबूत बनाने का फैसला लिया है। हाल ही में किस देश ने? मैं इसी क्लास में पढ़ाया हूं। जल्दी उत्तर दो, पता चले ना भाई कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो। हाल ही में किस देश ने, किस कंट्री ने अपने देश के झंडा कानून को और मजबूत करने की सलाह दी है, और मजबूत करने का फैसला लिया है? कौन सा देश है? जल्दी बताओ। इंडिया ने? जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं, हाँ, सावन कुमार का सही उत्तर है सऊदी अरब। सावन कुमार, सिंपी कुमारी, सही उत्तर है सऊदी अरब। नुसरत जहां का भी सही है। ऋषि राजा, आपने भी सही बोला, सऊदी अरब। सुजीत, बीपीएससी गर्ल, नहीं, आपका सुजीत कुमार जी का सही है। सभी लोगों ने जिन्होंने सऊदी अरब दिया है उनका सही उत्तर है। सऊदी अरब में झंडा कानून को और मजबूत करने का फैसला वहां की सरकार ने लिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और भारत में झंडा कानून का संशोधन करके पॉलिस्टर के कपड़ों पर भी झंडा बनाने का क्या कर दिया भैया? आदेश दे दिया है, परमिशन दे दिया गया है। देखिए भारतीय ध्वज संहिता 2002। आगे आते हैं, रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी नोट कर लो। रियल एस्टेट सलाहकार एक कंपनी है नाइट फ्रैंक, इसके द्वारा जारी द बेल्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम क्या है जी? द बेल्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत दुनिया भर के अरबपतियों की संख्या, भारत इसके मामले में तीसरे स्थान पे है। अरबपतियों की संख्या के मामले में दुनिया में अरबपति कितने, इसके संख्या के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। और नोट कर लो, पहला स्थान यूएसए का है और दूसरा स्थान चाइना का है। दुनिया में अरबपति लोगों की संख्या सबसे ज्यादा यूएसए में, उसके बाद चाइना में, और भारत में तीसरे स्थान पर। तीसरा स्थान पर कौन है भैया? इंडिया है। नोट कर लीजिए, पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया? नाइट फ्रैंक। किसके द्वारा जारी किया गया? नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया। द बेल्ट रिपोर्ट 2022, द बेल्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया नाइट फ्रैंक के द्वारा। उसमें पहला रैंक यूएसए, दूसरा रैंक चाइना, तीसरा रैंक इंडिया का है। नोट कर लीजिए। तो भैया ये सामने देखिए कंपनी
नाइट फ्रैंक का मैंने चित्र लगा दिया है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा यूएसए में, उसके बाद चीन में और उसके बाद भारत में। कौन जारी किया ये याद करना जरूरी है, नाइट फ्रैंक। और ये रियल एस्टेट एडवाइजरी कंपनी है, रियल एस्टेट एडवाइजरी कंपनी। चलो भैया, बहुत महत्वपूर्ण, अभी तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज था अयोध्या में दीपावली के अवसर पर सबसे अधिक दीपक जलाए गए थे। दिवाली के अवसर पर सबसे अधिक दिया कहां जलाया गया था, अयोध्या में। इस नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। अयोध्या के दीपक जलाने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज था। लेकिन अब शिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर के सामने 11 लाख दीपक जला के अयोध्या के रिकॉर्ड को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। 11 लाख शिव जी के सामने 11 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के रिकॉर्ड को तोड़ करके अब उज्जैन के महाकाल मंदिर शामिल हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी तक कौन शामिल था, अयोध्या। दिवाली के दिन सबसे अधिक दीपक जलाने का रिकॉर्ड उसके नाम था, लेकिन इस बार शिवरात्रि को 11 लाख दीपक जलाकर उज्जैन क्या हो गया, शामिल हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। नोट कर लीजिएगा, उज्जैन की बात करो तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन की बात करो तो यहाँ महाकाल मंदिर है, महाकाल मंदिर है। उज्जैन की बात करो तो ये अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद की क्या थी भैया, राजधानी। उज्जैन अवंती महाजनपद की क्या थी भैया, राजधानी थी। उज्जैन में महाकाल मंदिर है और उज्जैन किस नदी के किनारे है बच्चों, क्षिप्रा नदी के किनारे है। नोट कर लीजिएगा। और उज्जैन कहाँ है, मालवा के पठार पर। उज्जैन मालवा के पठार पर स्थित, देखो सामने दीपक जला है, उसका चित्र दिया गया है। कितना, 11 लाख दिया जला है वहां। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई अगले करंट अफेयर की ओर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसको बोलते हैं CDOT। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड में 3 पुरस्कार मिले हैं। CDOT को एजिस ग्राहम बेल अवार्ड में कितने पुरस्कार मिले हैं, कितने मिले, 3 पुरस्कार। लेकिन अभी हाल ही में किस वैज्ञानिक को, किस भौतिक वैज्ञानिक को सांख्यिकीय भौतिकी में ग्राहम बेल पुरस्कार मिला है, मैं पढ़ा चुका हूं। किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्राहम बेल पुरस्कार मिला है, जल्दी बताओ, किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्राहम बेल पुरस्कार दिया गया है, मैं पढ़ा चुका हूं। दीपक धर, उनका नाम है दीपक धर को मिला है, मैं बता चुका हूं। 3 पुरस्कार किस संस्था ने जीते हैं, CDOT नाम की संस्था ने 3 पुरस्कार जीते हैं। CDOT एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार के तहत CDOT ने क्या जीते हैं भैया, 3 अवार्ड जीते। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में सांख्यिकीय भौतिकी में दीपक धर को मिला है एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। नेक्स्ट आइए अगला करंट, बिहार बजट बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो भाई। बिहार बजट 2022-23 में शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी उद्यमी योजना शुरू किया गया है। अभी बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थी उद्यमी योजना, ऐसे कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी जो उद्यम लगाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए बिहार सरकार ने विद्यार्थी उद्यमी योजना शुरू की है। और उसके लिए देखिए बिहार सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विद्यार्थी उद्यमी योजना के लिए बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि विद्यार्थियों को दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी स्टार्टअप लगाना चाहता है, यदि कोई विद्यार्थी कंपनी खोलना चाहता है, यदि कोई विद्यार्थी उद्यमी बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसे 10 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो नोट कर लीजिए, बिहार बजट 2022-23 में शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी नवाचार
और उद्यमशीलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए विद्यार्थी उद्यमी योजना के तहत क्या होगा, 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। नोट कर लीजिए, विद्यार्थी उद्यमी योजना। और पिछले साल सरकार ने क्या शुरू किया था, महिला उद्यमी योजना। पिछले साल सरकार ने क्या शुरू किया था, महिला उद्यमी योजना। नेक्स्ट आइए, भारत और नेपाल के बीच उर्वरक खाद के लिए नेपाल को खाद देगा भारत। क्या देगा भारत, खाद। खाद पानी सुने हो ना, खेत में देने वाला खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर। नेपाल को खाद देने के लिए हम नेपाल को बहुत कुछ देते हैं पर नेपाल हमें कुछ नहीं देता। तो भैया भारत और नेपाल ने लंबे समय के लिए यूरिया और डीएपी उर्वरक की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। यूरिया और डीएपी खाद होता है भाई, डीएपी और यूरिया भारत किसको देगा, नेपाल को, है ना। इसके लिए एक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत जून के अंत तक 15,000 मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति करेगा, जिसमें 15,000 का 60% होगा यूरिया और 40% क्या होगा, डीएपी। टोटल 15,000 मीट्रिक टन, 15,000 मीट्रिक टन, 15,000 मीट्रिक टन खाद भारत किसको देगा, नेपाल को देगा। भारत किसको देगा भाई, नेपाल को देगा। कितना देगा, 15,000 मीट्रिक टन, जिसमें 60% यूरिया देगा और 40% क्या देगा, डीएपी देगा। 40% डीएपी और 60% क्या देगा, यूरिया देगा। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। भारत और नेपाल की बाउंड्री मैंने शो किया है, देख लो। भारत और नेपाल, अगर बात करते हैं भारत और नेपाल की, भारत और नेपाल की बात करते हो तो भारत के कितने राज्य नेपाल को छूते हैं, भारत के कितने राज्य नेपाल को छूते हैं, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, देख लेते हैं, बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद बंगाल, उसके बाद सिक्किम। जोड़िए तो 7 हुआ कि 5 हुआ, 7 कौन बोल रहा था भैया। नेपाल को भारत के कितने राज्य छूते हैं, भारत के कितने राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। देख लो मेरे भाई, नोट कर लो, नेपाल को छूने वाले राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल को छूते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल को छूते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम, ये राज्य छूते हैं किसको, नेपाल को। और लिख लो एक लाइन और, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली, बाउंड्री बनाने वाली एकमात्र नदी है काली नदी। नोट कर लीजिए, काली। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी है काली नदी, काली रिवर। नोट कर लीजिए, एकमात्र नदी काली जो भारत और नेपाल के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। अभी भारत और नेपाल खाद के लिए, उर्वरक के लिए क्या किया है, समझौता, जिसमें 15,000 मीट्रिक टन खाद जून तक कौन देगा, भारत देगा, जिसमें 60% यूरिया होगा और 40% क्या होगा मेरे भाई, डीएपी होगा। और 5 राज्य छूते हैं नेपाल को, और काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। यदि बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें आप, तो नेपाल के उत्तर पूर्वी हिस्से में माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल और तिब्बत के सीमा पर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,850.86 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ये भी जहां मैं बनाया हूं, जहां पर मैं इसका चित्र बनाया हूं बिल्कुल वहीं पर है, ये चित्र बिल्कुल वहीं पर है भाई। ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। नेपाल के उत्तर पूर्व में नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है माउंट एवरेस्ट, 8,850.86 मीटर। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं भैया, नेक्स्ट। और बिहार के कितने जिले छूते हैं नेपाल को, 7 जिले। बिहार के कितने जिले छूते हैं नेपाल को, तब उत्तर क्या होगा, कितने राज्य छूते हैं नेपाल को, तो 5। बिहार के कितने जिले छूते हैं नेपाल को, तो 7। ये सब बात याद हो जाना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, परीक्षा में कमाल करके आना है। अभी गुजरात में सुनो, अभी गुजरात में
नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। नर्मदा ताप्ती रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत एक बांध बनाना है, पैखड़ बांध, बलसाड़ में, गुजरात के बलसाड़ जिले में, गुजरात के बलसाड़ जिले में नर्मदा ताप्ती रिवर लिंक प्रोजेक्ट पर, नर्मदा ताप्ती रिवर लिंक प्रोजेक्ट, नर्मदा ताप्ती रिवर लिंक प्रोजेक्ट पर पैखड़ बांध बनना है। क्या बनना है मेरे भाई? पैखड़ बांध। इस बांध को लेकर वहां के आदिवासियों ने भी विरोध किया है। वहां के आदिवासियों ने पैखड़ बांध चर्चा में है, पैखड़ बांध चर्चा में है। कहां बन रहा है? गुजरात के बलसाड़ में बन रहा है। नर्मदा ताप्ती रिवर लिंक प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में कौन सा बांध बन रहा है? पैखड़ बांध। इस पैखड़ बांध को लेकर क्या हो रहा है भैया? पैखड़ बांध को लेकर काफी आदिवासियों ने क्या किया है? विरोध किया है। ये बांध नहीं बनना चाहिए, इस बांध को बनने से रोका जाए। और बता दूं आपको कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की यदि बात करते हैं तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा कहां से निकलती है भैया? अमरकंटक। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से और ताप्ती निकलती है बैतूल से। नोट कर लो, ताप्ती नदी ये निकलती है बैतूल से। कहां से निकलती है भाई? बैतूल। ताप्ती निकलती है बैतूल से। नर्मदा नदी ये निकलती है अमरकंटक से और ताप्ती बैतूल से। नर्मदा नदी पर एक बांध है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध लिख लीजिए, सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर डैम ये कहां है भैया? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। वैसे बता दें कि नर्मदा ताप्ती लिंक पर कौन सा डैम बन रहा था? पैखड़ बांध बलसाड़ में, जिसका आदिवासियों ने क्या कर दिया है? विरोध कर दिया है। लेकिन नर्मदा नदी पर कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। हालांकि इस बांध का भी विरोध हुआ था, सरदार सरोवर बांध का विरोध हुआ था। किसने किया था? मेधा पाटेकर। नोट कर लीजिए, सरदार सरोवर बांध का विरोध किसने किया? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर नोट कर लीजिए, सरदार सरोवर बांध का विरोध किसने किया था? मेधा पाटेकर। और मेधा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नोट कर लीजिए भैया, आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? मेधा पाटेकर ने। किसके लिए? सरदार सरोवर बांध के विरोध में। सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और ताप्ती कहां से निकलती है? बैतूल से। ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है भाई? सूरत। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा सिटी है? सूरत नगर है। नोट कर लीजिए, ताप्ती के किनारे सूरत नगर है। एक बात और जान ही जाओ, नर्मदा पर धुआंधार वाटरफॉल है, धुआंधार जलप्रपात है, जलप्रपात। नोट कर लीजिए, सोन और जोहिला। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदी निकलती है अमरकंटक से। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रूस के यूक्रेन पर हमले के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार खरीदने के लिए 350 करोड़ का मदद किया है कि भैया तुम ले जाओ पैसा, जितना खरीदना खरीदो और रूस के मार के भगा दो। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दिया है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री की सरकार जो है उसने 800, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कितना मदद किया है? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और फ्रांस ने भी 800 करोड़, 800 करोड़, 350 करोड़ कौन दिया? ऑस्ट्रेलिया। और फ्रांस ने कितना दिया है भैया? 800 करोड़ यूक्रेन को, रूस को डिफेंड करने के लिए। देखिए अभी रूस को क्या कहा जा रहा है? बर्बर। रूस ने क्या किया? यूक्रेन पर हमला कर दिया, आम नागरिकों को मार रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन क्या ये आम आदमी को मार रहे हैं? रिपोर्ट कौन दे रहा है? कौन रिपोर्ट दे रहा है भाई? ये रिपोर्ट दे रहा है कौन? यूट्यूब। ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? यूट्यूब।
ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? ट्विटर। ये रिपोर्ट कौन दे रहा है? गूगल। तो गूगल किसका? अमेरिका का। यूट्यूब किसका? अमेरिका का। ट्विटर किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका रूस का सबसे बड़ा दुश्मन। ऐसे में वो रिपोर्ट कैसा देगा? समझ में आ रहा है ना रूस कितना खराब है। जैसे अभी भारतीय मीडिया एक तरफा हो चुकी है, वैसे ही अभी जितना भी दुनिया पूरा वर्ल्ड का मीडिया है वो सब किसका है? अमेरिका का है। तो रूस के बारे में कभी सही दिखाएगा? वो सब हमेशा अमेरिका के फेवर में दिखाएगा। तो जो चाल चला जा रहा है सब समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर समझ रहे हो तो लाइक कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। अगर आप समझ रहे हैं बात कि किस तरह की चाल रूस के साथ चला जा रहा है। आज रूस के साथ कोई नहीं है दुनिया के। कल महासभा में वोटिंग हुआ है, उसमें दुनिया के 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोट कर दिया है। दुनिया के अधिकांश देश रूस के खिलाफ हो गए। ये तो कोई दिखा नहीं रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से है। यूक्रेन को अब दूध का धुला हुआ नहीं मान सकते। समझ में आ रहा है बात ना? इसलिए भैया इस बात को समझिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने दिया है 350 करोड़ और फ्रांस ने दिया है 800 करोड़। सामने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का चित्र है, देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ मेरे भाई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि गंगा यमुना सहित भारत की कुल 14 नदियों को साफ करने के लिए जल्द ही काम शुरू होगा। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक डीपीआर तैयार कर लिया है। क्या तैयार कर लिया है? डीपीआर। डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर। पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा यमुना सहित कुल 14 नदियों की सफाई के लिए अभी डीपीआर तैयार किया है, जिसके तहत भारत की टोटल कितनी बड़ी नदियां हैं? 14। भारत में पूछा जाए बड़ी नदियों की संख्या कितनी है? 14। याद कर लीजिए, ये जीके है भैया। भारत में बड़ी नदियों की संख्या 14 है। तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया है 14 नदियों की सफाई के लिए, जिसमें गंगा यमुना शामिल है। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है जी? भूपेंद्र यादव। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव हैं। और इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया है। डीपीआर, डिटेल माने विस्तृत परियोजना यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है 14 नदियों की सफाई के लिए। नेक्स्ट आइए आगे। वैसे बता दें कि गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान, गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान, नोट कर लीजिए। गंगा एक्शन प्लान ये शुरू किया गया था 1985 में। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? जब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उस समय पहली बार गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला है नई दिल्ली नगर निगम ने अभी 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को के कैरी बैग की बिक्री के उपयोग और भंडारण को क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। यानी नई दिल्ली की जो नगर परिषद है, नगर पालिका परिषद है, उसने 75 माइक्रोन से, एक साइज होता है ये पॉलीथीन की, क्या है भैया? साइज 75 माइक्रोन से कम कि अगर साइज वाला पॉलीथीन अगर तैयार हुआ है तो उस 75 माइक्रोन के से कम वाले प्लास्टिक के कैरी बैग के क्या उपयोग करने से, भंडारण करने से और उसके वितरण करने से पूर्ण रूप से क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। अभी पूछा जाए कि हाल ही में किस नगर निगम ने 75 माइक्रोन से कम के कैरी बैग को यूज के पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। तो आंसर क्या होगा? नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, नई दिल्ली एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है? अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहने वाले लोगों के लिए, यानी 75 माइक्रोन से कम का पॉलीथीन है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको 5,000 रुपये का क्या मिलेगा भैया? जुर्माना लग जाएगा। 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। आगे आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्या एक वेबिनार समझते हो? वेबिनार होता है जब आप ऑनलाइन किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं। जब किसी मीटिंग को आप ऑनलाइन अटेंड करते हैं तो उसे वेबिनार कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब टर्मिनोलॉजी आपके लिए काम आएगा मेंस एग्जाम में भी।
तो वेबिनार का मतलब होता है जब ऑनलाइन किसी मीटिंग को आप अटेंड करते हो। तो भैया अभी मोदी जी ऑनलाइन प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर एक वेबिनार को क्या किया है, संबोधित किया है। प्रौद्योगिकी मैंने टेक्नोलॉजी कैपेसिटी डेवलपमेंट यानी प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से रोजगार सृजन में काफी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने मेक इन इंडिया पर भी फोकस किया। इस वेबिनार का प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर जो वेबिनार था उसको उन्होंने संबोधित किया और कहा कि आत्मनिर्भरता का उपयोग यदि प्रौद्योगिकी में कर लिया जाए, मेक इन इंडिया का प्रयोग यदि प्रौद्योगिकी में कर लिया जाए तो रोजगार की काफी संभावनाएं जनरेट हो सकती हैं। सामने देखिए इस वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का चित्र है। इन्होंने सबसे कहा यदि टेक्नोलॉजी सेक्टर में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यदि क्या किया जाए, मेक इन इंडिया को ला दिया जाए तो बहुत भारी मात्रा में हमें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट में भी क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ये बात मोदी जी ने कही है इस वेबिनार को संबोधित करते हुए। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर है भैया। अभी द लासेंट, अभी एक लासेंट मैगजीन है, सुना होगा आपने, एक इंटरनेशनल मैगजीन है, सुन लो मेरी भाई, एक इंटरनेशनल मैगजीन है लासेंट। उसने कहा है कि इस कोरोना काल में भारत में 19 लाख बच्चे अनाथ हो गए। कोरोना काल में 19 लाख बच्चे अनाथ हो गए। लासेंट मैगजीन ने कहा है 19 लाख बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन स्मृति ईरानी अब पगला गई इस बात को सुनकर कि झूठ बोल रहा है लासेंट, 19 लाख आदमी मर गया हमारे यहाँ। भाई 19 लाख बच्चे अनाथ हो गए कोरोना में, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 19 लाख आदमी मर गया। अब भारत सरकार शो कर रही है कि टोटल मेरे यहां मरा है 4 लाख। अगर युवा की बात करें तो 1,53,000 ये बोल रहा है भारत सरकार, पर ये झूठ आंकड़ा है, ये गलत आंकड़ा है। भैया सही बोल दीजिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, हम बोल दे भी आपको तुम बिल्कुल खराब लड़का हो, मेहनत नहीं करते हो, तो बुरा तो लगना ही है। तो भैया असली डाटा कौन देता है, सरकार। जो कोरोना में कितने लोग मरे इसका सही आंकड़ा है क्या? कई लोग तो बताए ही नहीं कि मुझे कोरोना है, घर में अंदर ही मर गए और उनको ले जाकर जला दिया गया। पिछला कोरोना में फर्स्ट वेव नहीं, सेकेंड वेव में कोरोना में क्या हुआ आप जानते हैं। आप जब भी जाते इधर बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर या फिर उधर या फिर पटना में बास घाट पर या कहीं पर भी जाते तो पूरे 24 घंटे वहां पर डेड बॉडी जलता हुआ मिलता था। कितने लोग मरे हैं इसका आंकड़ा नहीं है। आपने सुना होगा कि बनारस के घाट पर या इलाहाबाद में डेड बॉडी ऐसी गंगा किनारे ऐसी फेंक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया था। तो लोग तो मरे हैं। अब 19 लाख की गलती हो सकता है, लेकिन 10-12 लाख से भी मतलब कम नहीं मरे हैं लोग, खूब मरे हैं लोग। पिछला कोरोना के वेव में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके घर का एक आदमी नहीं मरा हो। घर का मतलब जानने वाला, जानने वालों में से कोई ना कोई एक, हर इंसान के जानने वाला एक आदमी मरा है। हर इंसान के जानने वाले में से एक आदमी मरा है। सबके घर का ना हो लेकिन जानने पहचानने में कोई ना कोई गया हो। इतने लोग मरे हैं तो इसका गलत आंकड़ा हो सकता है। लेकिन आज स्मृति ईरानी गुस्सा में थी कि बताइए ना कि कौची रिपोर्ट दिया है जी, द लासेंट चाइल्ड एंड इंडोर्समेंट हेल्थ जनरल के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 19 लाख बच्चे, यहां कोरोना होगा, 19 लाख बच्चे कोरोना में अनाथ हो गए हैं। इसी पर हमारी मंत्री क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई हैं कि गलत रिपोर्ट है। हो सकता है 19 लाख गलत है, तुम भी सही हो, 4 लाख तुम भी गलत हो, 10 लाख से कम लोग नहीं मरे हैं। इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। क्या भाई लोग, आप लोग इस बात से सहमत हैं? इस बात से सहमत है भाई कि भाई ये आंकड़ा सही है गलत है? ये आंकड़ा सही है भैया, क्योंकि सरकार बहुत कुछ नहीं बताती है कि हमने क्या किया। सरकार दिखाती है कि मैंने सबको वैक्सीन लगवा दिया। अरे सरकार कोई भी होती तो वैक्सीन लगवाती। आज गरीब देश भी जिनके पास वैक्सीन बनाने का टाइम नहीं है वो कोवैक्स योजना से वैक्सीन मंगवा के लगवा रहे हैं। वैक्सीन तो कोई भी सरकार होती तो लगवाती, ऐसा थोड़ा ना है। लेकिन जो काम होना चाहिए था, जितने लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से पिछले वेव में, उतने लोगों को मरना नहीं चाहिए था। पिछले बार कोरोना से कम, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा लोग मर गए हैं। इसलिए भैया सरकार अपने ऊपर से ये दोष लेना बंद कर दी है। नेक्स्ट आइए, अगला 7 मार्च 2022 को वायुसेना एक अभ्यास करने जा रही है बाड़मेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर के पोखरण में, जैसलमेर के
पोखरण में वायुसेना एक अभ्यास करने जा रही है जिसका नाम है वायु शक्ति अभ्यास। नोट कर लीजिए, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स एक अभ्यास करने जा रही है आपके परीक्षा के लिए। सुन लो, मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब कि आर्मी एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज, उसका नाम और कहां हुआ, किसके बीच हुआ, ये एकदम अलग से मैं कराऊंगा। आप लोग का कहना है कि सर टॉपिक वाइज भी करा दीजिए, बिल्कुल कराऊंगा, थोड़ा वक्त दो, टॉपिक वाइज भी होगा। बिहार स्पेशल तो कर ही रहा हूं डेली, अब आपके लिए साइंस स्पेशल भी आएगा सीरीज, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सीरीज आपके लिए लाएंगे। 2 महीने में क्रांति ला देंगे इस चैनल पे। बस आप लोग लगातार जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए और रिवीजन जरूर करिए। जितना पढ़ा दिया जाएगा ना इस 2 महीने में, उसका रिवीजन करके जाइएगा। हम बता रहे हैं कि 90% आप लाभ में रहिएगा, मुस्कुराते निकलिएगा एग्जाम हॉल से, लेकिन जुड़े रहिए, लगे रहिए। वायु शक्ति अभ्यास वायुसेना के द्वारा हुआ है जैसलमेर के पोखरण में हुआ भैया। इसमें 148 विमान वायुसेना के 148 वायुसेना के 148 विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। इस अभ्यास की शुरुआत कब हुआ था? 2019 में। वायु शक्ति अभ्यास की शुरुआत, वायु शक्ति अभ्यास, सेना के वायु शक्ति अभ्यास की शुरुआत कब हुआ था मेरे भाई? 2019 में। इस साल कहां होगा? जैसलमेर के पोखरण में होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं भैया आगे। अभी केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जो श्रीलंका के तमिल हैं, श्रीलंकाई तमिल, इनको रहने के लिए घर नहीं है। गुलाम कश्मीर के नागरिक, इसमें कई नागरिक हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है। और 1984 के सिख दंगा में पीड़ित जो सिख हैं, उनमें कई ऐसे सिख हैं जिनका घर उजड़ गया था, उनके घरों में आग लगा दी गई थी, पर आज तक उनको घर नहीं दिया गया। तो उनको बसाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना जारी किया गया है। इस योजना में कुल 1452 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2025-26 तक लोगों को क्या दे दिया जाएगा? घर दे दिया जाएगा, लोगों को बसा दिया जाएगा। तमिल श्रीलंकाई तमिल और गुलाम कश्मीर के लोग और 1984 के दंगे से पीड़ित सिख, इनको बसाने के लिए सरकार 1452 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 2025-26 तक इन सबको घर मुहैया करा देगी। देखिए सामने इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसका सीन देख लीजिए। भारत के दंगा के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा सिख विरोधी दंगा था, जिसको कांग्रेस ने क्या किया था? प्रायोजित किया था, है ना। तो सिखों को जला दिया गया था इंदिरा गांधी के मरने के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी? एक सिख ने की थी। चलो भैया, सरकार ने फैसला किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा निपटान और उसे रिसाइकल करने की जिम्मेवारी अब उस कंपनी की होगी। जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाएगी वही कंपनी अब इलेक्ट्रॉनिक कचरा को भी निपटाएगी और उसे रिसाइकिल भी करेगी। कौन? जो कंपनी उत्पादन किया है। अगर सैमसंग का मोबाइल आप ले आए हैं, सैमसंग का मोबाइल यदि आप ले आए हैं, तो उसका रिसाइकिल करना और उसका रिपेयरिंग करना, उसको निपटाने का काम भी किसका होगा? सैमसंग कंपनी की होगी। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर देखा जाए। नेक्स्ट करंट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस करंट को देखो भाई, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जल्दी से देख लो और देख करके इसे नोट कर लो। इस बार का जो ये करंट है, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए जल्दी से इसको नोट कर लो। बिहारी सम्मान, 31वां बिहारी पुरस्कार जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। 31वां बिहारी पुरस्कार जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला बिहारी पुरस्कार की घोषणा किया गया है। इस बार यह पुरस्कार एक राजस्थानी कवयित्री को दिया गया है। राजस्थानी कवयित्री को यह अवार्ड इस बार दिया गया है। इस बार का यह अवार्ड राजस्थानी कवयित्री को दिया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार। सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर बेहतर लग रहा है सेशन तो लाइक बटन दबा दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। चलो भैया, 31वां बिहारी पुरस्कार कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। 2021 का अभी कल घोषणा हुआ है, ये कल घोषणा हुआ है।
2021 का 31वां बिहारी सम्मान किसे मिलेगा? मधु कांकरिया को मिलेगा। मधु कांकरिया, उनका उपन्यास है हम यहाँ थे, उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए बिहारी सम्मान 31वां 31st बिहारी अवार्ड, ये लेटेस्ट करंट है, आज का करंट है, आज के न्यूज़पेपर से भैया। 31वां बिहारी सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? मधु कांकरिया। मधु कांकरिया, इनके उपन्यास हम यहाँ थे, ये राजस्थानी लेखिका हैं, ये राजस्थान की रहने वाली हैं। मधु कांकरिया राजस्थानी लेखिका हैं, इनकी किताब हम यहाँ थे के लिए इनको क्या मिला है? 31वां बिहारी पुरस्कार। अब बिहारी पुरस्कार इनका ये जो हम यहाँ थे उपन्यास है, इसका प्रकाशन 2018 में हुआ था और ये पुरस्कार कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। सामने देखिए मधु कांकरिया का चित्र मैंने दे दिया है, इन्होंने हम यहाँ थे उपन्यास लिखा है, 2018 में लिखा था, इसके लिए इनको क्या मिला है? 31वां, नंबर भी नोट कर लेना, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 की 22 के लिए, 2021 के लिए ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भैया, एप्पल, बोइंग और एक्सॉन मोबाइल। तो एप्पल, बोइंग एक जहाज बनाने वाली कंपनी है, एप्पल मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, एक्सॉन ये भी पेट्रोलियम कंपनी है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया है? एप्पल कंपनी, बोइंग कंपनी और एक्सॉन कंपनी यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के सारे कारोबार को क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। नोट कर लीजिए, एप्पल, बोइंग सब अमेरिका के फेवर का कंपनी है। बताए तो अमेरिका दूध का धूला नहीं है। दुनिया में जितना ज्यादा मानवता के नाम पर सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का कौन है? अमेरिका। जितना अमेरिका ने लोगों की हत्या की है, जितना अमेरिका ने बर्बरता से लोगों को मारा है, आतंकवादियों का जनक, आतंकवादियों का फादर अमेरिका है। अमेरिका को आतंकवादी का फादर बोला जाए तो कोई बुराई नहीं है। अमेरिका आतंकवादियों का फादर है, जनक है, वो उसी ने आतंकवाद पैदा किया है। अगर आतंकवादी आज दुनिया में है तो अमेरिका उसका देन है, और अमेरिका ने ही दुनिया में सब कुछ पैदा किया है। रूस उतना क्रूर नहीं है जितना अमेरिका क्रूर है। अरे भाई आज गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं भैया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, इराक पर हमला करके तुमने जो लोगों को मौत के घाट उतार दिए। अफगानिस्तान में लगातार सन 2000 के बाद से 2021 तक रुक के अफगानिस्तान में लोगों की हत्या कर दिया तुमने, तो तुमसे कौन सवाल पूछेगा भाई? तुमसे कौन सवाल पूछेगा? अफगानिस्तान में जबरन घुस गए, इराक में जबरन घुस गए, तब तुमसे कौन सवाल पूछेगा? सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन लोग रूस से सवाल पूछ रहे हैं। रूस का समर्थन करना चाहिए, पूरे एशिया महादेश के देशों का रूस को समर्थन मिलना चाहिए, खासकर इंडिया और चीन तो खुलकर रूस का समर्थन करें। लेकिन भारत की थोड़ी मजबूरी है, इसलिए खुलकर समर्थन नहीं कर सकता। इस बात से अगर सहमत हैं तो जल्दी से एक लाइक बटन दबा दो और सेशन को कम से कम 25 लोगों को शेयर कर दो। अगर अच्छा लग जाए मेरी बात तो 25 लोगों को शेयर करो, ताकि हमें लगे भैया कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी मेरे लिए थोड़ा काम कर दे रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर, चालू वित्त वर्ष का मतलब होता है 2021-22 में टारगेट लिया गया था कि 400 अरब डॉलर का हम क्या करेंगे? निर्यात करेंगे, जिसमें अब 26 अरब डॉलर का निर्यात बचा रह गया है। बाकी जितना का था मेरा निर्यात का लक्ष्य वो पूरा हो गया है। भारत का जो एक्सपोर्ट का लक्ष्य था, भारत का जो एक्सपोर्ट का लक्ष्य था 400 अरब डॉलर का, उसे हम अब अचीव करने जा रहे हैं। मात्र अब 26 अरब डॉलर कर देंगे तो हमारा लक्ष्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इन 2020-21 में पूछा जाए कि भारत सरकार का निर्यात का कितना लक्ष्य था, तो 400 बिलियन डॉलर, 400 अरब डॉलर का निर्यात करना था, जिसमें से अब हम 26 डॉलर बच गया है, यानी 374 बिलियन डॉलर का निर्यात कर दिए। अब 26 बिलियन डॉलर का और कर देंगे तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। 21-22 का टारगेट है, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए इसे। 2021-22 में भारत ने कितना टारगेट लिया था निर्यात का? 400 अरब डॉलर, जिसमें 374 अरब डॉलर का निर्यात हो चुका है। बस अब 26 अरब डॉलर और हो जाएगा तो काम हो जाएगा। सामने में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का चित्र है, देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राजनयिक विदेश मंत्रालय के सचिव रीनत संधू, अभी विदेश मंत्रालय का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय राजनयिक और विदेश मंत्रालय में सचिव रीनत संधू ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन
ह्यूमन राइट काउंसिल HRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इसके 49वां सत्र में इन्होंने कहा है कि समग्र लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने की प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है। यानी कह दिया इन्होंने कि मानवाधिकार के संरक्षण के लिए समग्र लोकतंत्र की जरूरत तो है ही, स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत तो है ही, साथ में आतंकवाद के खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी रीनत संधू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 49वें सत्र का क्या किया है, संबोधन। ये कौन है, IFS अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस। अगर आप UPSC देंगे ना तो एक पोस्ट होता है विदेश सेवा। यदि आपको विदेश सेवा मिलेगा तो आपको UNO में भेजा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाएगा, श्रीलंका भेजा जाएगा, यानी आपको विदेश में रखा जाएगा। तो भैया विदेश मंत्रालय में सचिव है रीनत संधू, इन्होंने 49वां सत्र का संबोधन किया है और कहा है कि मानवतावाद, यदि मानवतावाद को यदि आपको संरक्षण करना है तो आपको क्या करना होगा, लोकतंत्र का विकास करना होगा, न्यायपालिका जुडिशियरी को स्वतंत्र करना पड़ेगा, साथ ही साथ आतंकवाद पर भी क्या करना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा। तभी जाकर के आप दुनिया में मानवतावाद की बात करते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं जी, मानवाधिकार दिवस। नोट कर लीजिए, 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कहा, नहीं UNHRC ने ही पहली बार 10 दिसंबर 1948 को क्या मनाया था भैया, मानवाधिकार दिवस। पहली बार 1948 में मानवाधिकार दिवस मनाया गया था, मानवाधिकार दिवस। चलिए, थैंक यू पम्मी सिंह, थैंक यू। समग्र लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका और मानवाधिकार संरक्षण। मानवाधिकार संरक्षण के लिए रीनत संधू ने कहा है कि भैया क्या करना होगा, मानवाधिकार के लिए लोकतंत्र को, न्यायपालिका को बढ़ावा देना होगा और आतंकवाद पर लगाम लगाना होगा। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस। आगे आइए, अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अमेरिका के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ माइक मुलेन, इन्होंने ताइवान की यात्रा की है। अभी चीन बिगड़ा हुआ है, चीन जो है अमेरिका पर पूरा खफा है, गुस्सा है भैया। क्या गुस्सा है कि आप अमेरिका को ताइवान की यात्रा नहीं करना चाहिए, उनको चीन की यात्रा करना चाहिए, क्योंकि चीन कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है। अब ताइवान को एक अलग कंट्री के रूप में आप देख रहे हैं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये अमेरिका को चीन कहता है, लेकिन जिस तरीके से चीन तिब्बत पर अपना अधिकार किया हुआ है, हांगकांग पर अपना अधिकार किया हुआ है, वो चाहता है कि हमारा ताइवान पर भी अपना अधिकार हो। ये चाहता है कौन, ये चाहता है चीन। लेकिन ताइवान को न तो भारत सपोर्ट, ताइवान जो है ना उसे, उसके पक्ष में भारत भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी सपोर्ट करता है, जापान भी सपोर्ट करता है, साउथ कोरिया भी सपोर्ट करता है। यानी कि ये सब देश जो चीन के दुश्मन हैं, चीन के अंदर से जो दुश्मन हैं, वो ताइवान को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम अलग देश हो, हम तुम्हें अलग देश मानते हैं और तुम्हारे हम अलग से दूतावास बनाएंगे। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान में अपना दूतावास भी खोला है। अलग से दूतावास खोलने का मतलब क्या, कि उसे वो अलग देश के रूप में मान्यता देता है। तो भैया अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अमेरिका के माइक मुलेन ने ताइवान की यात्रा की है, जिसमें उन्होंने अपील किया है कि ताइवान जलडमरू मध्य में शांति की जाए, तभी जाकर एशिया में शांति होगा। तो लिख लीजिए, अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, माइक मुलेन। अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, माइक मुलेन। हाल ही में कहां की यात्रा किए हैं, ताइवान की। हाल ही में ताइवान की यात्रा की है, बस इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट आइए, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस और बेलारूस, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने भी रूस और बेलारूस के निशानेबाजों पर अपनी प्रतियोगिता में प्रतिबंधित कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ किसका है, यूरोप का, अमेरिका का। ओलंपिक किसका है, यूरोप का, अमेरिका का। तो प्रतिबंध तो लगाएगा ही, सब तो उसी का है, तो लगा दो प्रतिबंध। समझ में आ रहा है ना, सारा चैनल, सारा मीडिया उसी का है। तो क्या करेगा भैया, रूस के खिलाफ दिखाएगा। रूस बर्बर कर रहा है काम, रूस कोई बर्बर काम नहीं कर रहा है। रूस अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर यूक्रेन समय से पहले समझदारी दिखाया होता तो ये खून खराबा नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने भी रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि भैया आपके निशानेबाज अब हमारे यहाँ नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं। घर में खिला लेंगे भाई, मत खिलाओ, तुम जाओ, हम अपने घर में करा लेंगे तीरंदाजी प्रतियोगिता, नहीं लाएंगे मेडल, रखो मेडल, समझा रहा बात ना। लेकिन नाटो को सबक सिखाएंगे। नाटो एशिया के लिए खतरा है, इस बात को समझना चाहिए इंडिया को भी, पूरे साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्ट मिडिल एशिया, इन सब को समझना चाहिए कि नाटो एशिया के लिए ठीक नहीं है। यूक्रेन पर हमला नहीं, क्या यूक्रेन अगर कंट्रोल में आता है, ये नाटो के लिए क्या होगा, एक तरह से यूरोप में पराजय होगा। एक्चुअली लड़ाई जो चल रहा है ना, वो लड़ाई चल रहा है यूरोप में दादागिरी का। यूरोप में कौन दादा है, ये लड़ाई किसका है जी, यूरोप में दादागिरी नहीं। जैसे लखनऊ के कपूरथला चौराहे पे खड़ा है, यहाँ के दादा मैं हूं, जैसे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे खड़े हैं तो यहाँ का दादा मैं हूं। तो अपनी दादागिरी प्रूफ करने के लिए दो लोग लड़ रहे हैं। रूस और अमेरिका के बीच अब दादागिरी की लड़ाई है। रूस चाहता है कि यूरोप मान ले कि दादा असली मैं हूं तो यूरोप का तो मैं हूं। ये लड़ाई अब इसकी है। यूक्रेन तो बेचारा बलि का बकरा बना हुआ है, उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है। बाकी दादागिरी प्रूफ करने का ये सब तरीका है। आगे आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में दोबारा रूसी हमले के खिलाफ आए निंदा प्रस्ताव में भी चर्चा मैंने किया था। आए निंदा प्रस्ताव ने भारत फिर से क्या हो गया, अनुपस्थित। सुरक्षा परिषद में जो आया था निंदा प्रस्ताव, उसमें भी भारत गायब था और इसमें भी भारत क्या रहा, अनुपस्थित रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देश है, कल मैंने बताया था, उसमें से 35 देशों ने भाग मतदान में नहीं लिया। बाकी 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, मतलब कि रूस के पक्ष में वोट किया। अब बाकी 141 देशों ने क्या किया है, रूस के विरोध में वोट किया है। 141 देश, 193 में से 141 ने रूस के विरोध वोट किया, अब मात्र 5 ने रूस के पक्ष में दिया और 35 लोग जिसको लग रहा था कि हम चिन्हा जाएंगे, चिन्हा पर्चे हो जाएगा, नहीं भैया अमेरिका के भी पैसा खा रहे हैं और उधर से रूस से भी उनको फायदा है, तो दोनों से फायदा है। तो वोट अगर देते तो जान पहचान हो जाता। तो लोग बोले टाइम नहीं है जी, न तो वोट दें तो ऐसे करते हम, है ना जी। तो टाइम नहीं था। 35 देश, इसमें भारत भी शामिल है भैया, 35 देश ने कहा टाइम नहीं है वोट देने का और इंडिया बिल्कुल सही फैसला लिया है। वहां वोट देने जाने का मतलब किसी न किसी को वोट देना पड़ता। अगर अमेरिका को भारत वोट करता तो इस भारत का पुराना साथी, गरीबी में हमको मदद किसने किया है, हमारी बेकारी में। आज तो भारत मजबूत है, जब हम गरीब थे तो मदद करने वाला अकेला देश था रूस, बिना शर्त के हमें मदद किया था। आज अमीरी में अमेरिका मेरा दोस्त बना है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, अमीरी वाले दोस्त को भी नहीं छोड़ेंगे और गरीबी वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। ये तब होगा जब वोटिंग से हम बाहर रहेंगे। किसी के पक्ष में वोटिंग किए तो एक दोस्त हमारा नाराज हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि दोनों को खुश रखें। क्यों? क्योंकि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसे अभी निवेश चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, भारत का विकास अभी होना बाकी है। ऐसे में पैसा चाहिए दोनों से, अमेरिका से भी और रूस से भी। और ऐसे में वोटिंग से बाहर रहने से क्या होगा, हम लोग जान पहचान नहीं हो पाएगा और हम क्या रहेंगे, दोनों से मिट्ठू रहेंगे। आगे आइए, नेक्स्ट। यूएन जनरल असेंबली में कितने मेंबर है टोटल? 193। नोट कर लो भाई, आगे बढ़ते हैं। अभी कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक मीडिया हाउस है, मलयालम चैनल है, मलयालम, केरल का एक मलयालम न्यूज चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन। केरल का एक मलयालम न्यूज चैनल है मीडिया वन। इसने बयान दिया था राष्ट्र विरोधी और कानून विरोधी बयान। इसके लिए केरल के हाई कोर्ट ने, केरल उच्च न्यायालय ने मीडिया वन पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध को और अधिक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने किस न्यूज चैनल को क्या किया है, प्रतिबंधित किया है, तो उसका नाम है मीडिया वन। ये किस भाषा का चैनल है? यह मलयालम, यहां मलयालम भाषा में लिखा हुआ भी, मलयालम भाषा का ये न्यूज चैनल है। केरल की भाषा मलयालम, तमिलनाडु की भाषा तमिल, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, उड़ीसा की भाषा ओडिया, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, गुजरात की भाषा गुजराती। नोट कर लीजिएगा, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़। समझ में आ रहा है बात? तो भैया कन्नड़ मलयालम भाषा के न्यूज चैनल मीडिया वन पर
केरल उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने अपने हवाई क्षेत्र को रूस के लिए बंद कर दिया है। यानी अमेरिका ने कहा है कि अब आपका हवाई जहाज अमेरिका नहीं आएगा, ना अमेरिका का हवाई जहाज आपके यहां जाएगा। यानी कि अब क्या हो गया भैया कि अमेरिका में जो लोग, रूस के लोग रह रहे होंगे, अब वो अपने देश से तत्काल तो वापस नहीं आएंगे। यानी रूस के लिए अमेरिका ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। अमेरिका ने अपने हवाई क्षेत्र को रूस के लिए क्या कर दिया, अब बंद कर दिया। लगा दो प्रतिबंध। लगी है आग तो दूर तो लग जाएगा भैया, है ना। लगी है आग तो क्या होगा, जलेंगे सारे घर। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, समझा बात ना। तो भैया चलिए, तो रूस कह रहा भैया कि हम लगेंगे आग। अगर हमारे अंदर आग लगा तो समझ लीजिए कि वो आग तुम्हारे ऊपर भी जाएगा। तुम रोकोगे तो हम भी रोकवा देंगे कई जगहों से। क्योंकि चीन ने खुलकर अब रूस के समर्थन में आ गया है। सामने हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ये दोनों सहयोगी असिस्टेंट, इन दोनों का परिचय जानना क्यों चाह रहे हैं? ये सब अमेरिका देश है, भारत देश नहीं है कि तुरंत सवाल उठाना शुरू कर देता है मीडिया 2 मिनट में। समझ रहे बात ना। नेक्स्ट आइए। बिहार सरकार, देखिए अब भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति भवन में कौन रहेंगी, राष्ट्रपति की पत्नी रहेंगी। राष्ट्रपति की पत्नी, तो उनको बोला जाता है प्रथम महिला, और राष्ट्रपति को प्रथम पुरुष बोला जाता है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, और प्रथम महिला नागरिक उनकी पत्नी को माना जाता है। लेकिन अगर वो महिला मित्र को अपने साथ रख दें, कौन, हमारे राष्ट्रपति जी, तो पूरा मीडिया उनको क्या कर देगा, फैला देगा चारों तरफ, कहेगी जल्दी इस्तीफा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, राष्ट्रपति के नाम पर ऐसे हैं वैसे हैं कह देगा वो। लेकिन फ्रांस में क्या है, फ्रांस में नियम है कि राष्ट्रपति किसी महिला मित्र को भी अपने साथ रखते हैं तो उसे भी प्रथम नागरिक का दर्जा मिलेगा। तो हमारा देश और उनके देश में अंतर है। यहां पर परिवार संस्था चलता है, बिना शादी किए यदि किसी भी महिला के साथ आप घूमते हैं तो संस्कार के रूप से, विचार के रूप से, देश के कल्चर के रूप से ये बिल्कुल 100% गलत है। यदि आप बड़े ओहदा पर बैठे हैं और ऐसा कार्य करते हैं तो इस हमारे संस्कार में, समाज में ठीक नहीं माना जाता। इसीलिए उनको रिजाइन करने की बात चली आती है। समझ में आ रहा है बात। तो चलो, अभी बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त अनुरोध के कारण, बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त अनुरोध के आधार पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के फुनौटा धाम, बिहार में एक धाम है, फुनौरा है ये, लेकिन फुनौटा दिया हुआ था, फुनौटा, अच्छा ठीक है लिख लीजिए, चेंज कर लीजिए। फुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह धाम सीतामढ़ी शहर के नजदीक मिलता है। फुनौरा धाम, नोट कर लीजिए, फुनौटा धाम लिखा हुआ था लेकिन कोई बात नहीं। बिहार का जो सीतामढ़ी में फुनौरा धाम, पुनौरा, अच्छा पुनौरा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए यहां पर मिस्टेक हो गया था। पुनौरा धाम, बिहार के पुनौरा धाम, इसको कर लीजिए। बिहार के पुनौरा धाम को रामायण सर्किट में स्थान मिला है केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूछा जाए कि हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है रामायण सर्किट में, ये सीतामढ़ी के पास में है पुनौरा धाम। देखिए सामने रामायण सर्किट दिया है। देखो रामायण सर्किट में उस जगह को शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं भगवान राम से संबंधित है। भगवान राम जहां गए हैं, चाहे वो जन्म के बाद गए हों, चाहे वो वनवास यात्रा के दौरान गए हों, या कभी भी जहां भगवान राम गए उस जगह को, उस जगह से जुड़ा हुआ जो स्थान है उसे किसमें शामिल किया गया, रामायण सर्किट में। रामायण सर्किट, इसी तरह सरकार ने बनाया बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सभी धर्मों के लिए अलग अलग सर्किट बनाकर बिहार के पर्यटन का विकास किया जा रहा है। सामने में देख लीजिए भगवान राम जहां जहां गए हैं उसके लिए सामने में मैं चित्र दे दिया हूं, देख लीजिए ये रामायण सर्किट का चित्र है। देखिए सामने दिया हुआ है रामायण सर्किट में, आप देख सकते हैं सामने दिया है अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी चित्रकूट है अलग, एमपी का चित्रकूट अलग है और यूपी का चित्रकूट अलग है। तो अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट ये यूपी, फिर मध्य प्रदेश का चित्रकूट
इसके अलावा बिहार में आओगे तो सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। अगर आप आएंगे उड़ीसा में पश्चिम बंगाल में तो नंदीग्राम, उड़ीसा में आएंगे तो महेंद्रगिरी, उसके बाद आप आएंगे छत्तीसगढ़ में तो जगदलपुर, आंध्र प्रदेश में आओगे तो भद्राचलम, यदि आओगे कर्नाटक में तो हम्पी और नासिक और नागपुर महाराष्ट्र में। देखो भैया, मैंने एक बेहतरीन चित्र आपके लिए लाया है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, प्रिंट आउट पूरे का निकलवा लेना। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जो है मिशन 50 IAS का, वहां मिल जाएगा। आप इसका जेरोक्स करवा लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। रामायण सर्किट में कौन कौन सा जगह शामिल है ये मैप के साथ मैंने दे दिया है। इससे बेहतर मैप आपको, डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। यदि एग्जाम में रामायण सर्किट लिखने के लिए पूछ दिया आपसे तो ये वाला मैप अगर बना देते हैं आप तो टीचर क्यों नहीं खुश होगा। मेंस एग्जाम में अगर इस रामायण सर्किट का फोटो बना करके लिख देते हैं आप आंसर, तो आपको नंबर क्यों नहीं देगा। वो मजबूर हो जाएगा भगवान राम की कृपा से कि भैया इसको नंबर दो, वरना भगवान राम नाराज हो जाएंगे। चलो भैया, हाल ही में मुजफ्फरपुर और गोपालगंज भारत का बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है और गोपालगंज जिला है उसे कालाजार से मुक्त घोषित किया गया है। कालाजार मुक्त जिला मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इनके द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर और गोपालगंज को कालाजार मुक्त घोषित किया गया है। और नोट कर लो भैया, गोपालगंज में मैं पढ़ाया था, गोपालगंज में 4 इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। गोपालगंज में 4 इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बन रहा है। मुजफ्फरपुर में खादी मॉल। सर, आपका मार्केट में बुक अवेलेबल है क्या? अभी नहीं है, लेकिन मिशन 50 IAS चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ये सारा पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं पूरी करंट का बुकलेट, यदि आप पटना में होंगे तो आपको मिशन 50 से आपको मिल जाए, ऐसी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तत्काल यदि आपको चाहिए तो मिशन 50 IAS, मिशन IAS और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर IAS हैं, उन तीनों का जो चैनल है टेलीग्राम, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा का पूरा पीडीएफ वहां चला जाता है। वैसे बुक नहीं है तो भैया, बिहार का मुजफ्फरपुर और गोपालगंज कालाजार मुक्त हुआ है, कालाजार से मुक्त हुआ है, नोट कर लीजिए। और इसीलिए उन दोनों जिलों को 8 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला है। उन दोनों जिला को 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। और सुन लो, गोपालगंज में 4 इथेनॉल प्लांट लगाए गए हैं, मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया गया है। और गोपालगंज बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। गोपालगंज बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। गोपालगंज बिहार का सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाला जिला गोपालगंज, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला, एरिया वाला जिला तो पश्चिमी चंपारण, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला तो पटना, याद कर लीजिए। तो भैया, कालाजार मुक्त घोषित हुआ मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, और इसके लिए इसको क्या क्या मिला है? 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। सामने में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का चित्र मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट आइए, आगे आते भैया। बिहार के 10 जिले में जलवायु अनुकूल खेती करने का निर्णय लिया है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट प्लान के तहत। नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट प्लान के तहत बिहार के कितने जिलों को? 10 जिलों को चुना गया है जलवायु अनुकूल खेती के लिए। जलवायु अनुकूल, क्वेश्चन आ जाए, केंद्र सरकार के जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के कितने जिलों को चुना गया है? 10 जिले को। बिहार के 10 जिले को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है, याद कर लीजिएगा। सामने देखो बिहार का मैप दिया है। बिहार नेपाल से छूने वाला जिला वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसके बाद उत्तर प्रदेश को छूने वाला पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा, उसके बाद आरा यानी भोजपुर, इसके बाद बक्सर, उसके बाद कैमूर और उसके बाद थोड़ा सा रोहतास। इसके बाद झारखंड को छूने वाला जिला रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, उसके बाद भागलपुर और कटिहार। इसके बाद बंगाल को छूने वाला जिला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न हमेशा पूछता है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बिहार में अपराधियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस बार के बिहार स्पेशल में आपको पूछा जाएगा।
सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, बिहार में अपराधियों तथा शराबबंदी पर कार्रवाई के लिए क्या चलाया गया है जी? ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार। और बिहार सरकार शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन खरीदा है। क्या खरीदा है भैया? ड्रोन। अब हवाई जहाज से पकड़ा जाएगा कौन आदमी शराब बना रहा है, तो एक आदमी ने कहा कि छाता लगा के बनाएंगे शराब, कैसे पकड़ा जाएंगे? तो भैया ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी पर रोक लगाने के लिए और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए क्या लाया गया है? ऑपरेशन प्रहार। अब बिहार पहला राज्य बन गया जिसने शराब पर रोक लगाने के लिए ड्रोन खरीदेगा। ड्रोन खरीदेगा भैया, ताकि शराब पर रोक लगाया जा सके। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की पुस्तक, बिहार के रहने वाले प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की पुस्तक पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव, किताब का नाम है पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव। किसने लिखा? कुमार चंद्रदीप द्वारा लिखी गई पुस्तक, कुमार चंद्रदीप द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव। पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव, नोट कर लीजिए। इस किताब को किसने लिखा? कुमार चंद्रदीप ने। किसने विमोचित किया? शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। सामने माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी का चित्र है। इन्होंने चंद्रदीप साहब के द्वारा लिखी गई पुस्तक पेंडेमिक डायमेंशन एंड पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। नेक्स्ट आइए, बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया, पता है ना आपको? और इसी मिशन का कॉपी किया है केंद्र सरकार ने। नीतीश कुमार को हम इसीलिए बेहतर मानते हैं क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं बिहार में जिसकी कॉपी केंद्र ने किया, केंद्र बाद में शुरू किया, हम पहले शुरू किए थे। जैसे बिहार ने शुरू किया जल जीवन हरियाली मिशन, तो केंद्र ने शुरू किया जल जीवन मिशन। बिहार को ही कॉपी करके केंद्र सरकार की योजना क्या है जी? जल जीवन मिशन। और यहां पर क्या है? जल जीवन हरियाली मिशन। तो देख लो भैया, बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली के मामले में, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली के मामले में पहला स्थान किसको मिला है जी? गया को। जल जीवन हरियाली में फर्स्ट रैंक पे कौन है? गया। और शिकायत को सुनने में, जन शिकायत को सुनने के मामले में सुपौल प्रथम है। नोट कर लीजिए, जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार सरकार का है उसे केंद्र सरकार ने भी कॉपी किया है और इस हरियाली में पहले स्थान पर गया है। और जन शिकायतों को सुनने के मामले में सुपौल का पहला स्थान है। जन शिकायत को सुनने के मामले में सुपौल का पहला स्थान है और हरियाली के मामले में बिहार के गया जिले का पहला स्थान है। और अभी क्या बनाया भैया? आरोग्य नहीं, अरण्यक योजना। अरण्यक योजना की शुरुआत कहां से की गई? बिहार में गया से की गई है। गया से की गई, नोट कर लीजिएगा। डिजिटल साक्षरता में पहले नंबर पर मधुबनी जिले को स्थान मिला है। डिजिटल साक्षरता भी नोट कर लो। हरियाली के मामले में गया का, हरियाली के मामले में गया का, जन शिकायत के मामले में सुपौल का, और साक्षरता, डिजिटल साक्षरता के मामले में पहला नंबर किसको मिला है? मधुबनी जिले को। डिजिटल लिटरेसी के मामले में पहले नंबर पे कौन है? मधुबनी है। और मधुबनी, हाल ही में मधुबनी जिले से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। हाल ही में ये मैं पढ़ा चुका था, मधुबनी जिले से क्या मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्का। और बिहार का सहरसा जिला का जो कलेक्ट्रेट है, डीएम ऑफिस है, वो कंप्लीट डिजिटल होने वाला बिहार का पहला जिला बन गया। वहीं बिहार का जहानाबाद पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया? डिजिटल बैंकिंग, पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद बन गया। बिहार का जहानाबाद कंप्लीट डिजिटल। पूछा जो बिहार का कौन सा जिला है जहां कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम डिजिटल हो गया? तो जहानाबाद। किस जिले का कलेक्ट्रेट डिजिटल हो गया? तो सहरसा। और नगर निगम, बिहार का नया नगर निगम कौन बना है? सहरसा। सहरसा नगर निगम बिहार का सबसे लेटेस्ट नगर निगम है। बिहार का सबसे नया नगर निगम सहरसा नगर निगम। सहरसा का कलेक्ट्रेट बिहार का पहला डिजिटल कलेक्ट्रेट है। डिजिटल साक्षरता में नंबर 1 मधुबनी। क्लियर है? और डिजिटल फर्टिलिटी मैप जारी करने वाला बिहार का पहला जिला किशनगंज। डिजिटल
फर्टिलिटी मैप जारी करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है भैया? किशनगंज। ये मैं बार बार रिवाइज करवाता रहता हूं ताकि आपको याद हो जाए यहीं पर, लेकिन फिर भी नसीहत है, इसका जेरोक्स निकलवा लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका जेरोक्स निकलवा लीजिएगा और बार बार इसको पढ़ जाना है। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला। हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने फिलो ऐप लॉन्च किया है। ये तो पुराना हालांकि है, ये पुराना है, ये एप्लीकेशन को भी इंप्रूव किया गया है। फिलो एप्लीकेशन, ये इस एप्लीकेशन का काम है 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करना। फिलो एप्लीकेशन बिहार सरकार का एक फिलो एप्लीकेशन है। फिलो एप्लीकेशन जो क्या करेगा, बिहार सरकार का एक फिलो एप्लीकेशन है जो क्या करेगा मेरे भाई, 11वीं से 12वीं तक के बच्चे को क्या करेगा, उनके डाउट्स को क्लियर करेगा। फिलो एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं भैया आगे, अगला करंट अफेयर है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा एक आयुर्वेद पर्व मनाया जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा एक आयुर्वेद पर्व, आयुर्वेद त्योहार मनाया जा रहा है। यह इस तरह का पर्व भारत के कितने राज्यों में मनाया जा रहा है जी? 4 राज्यों में। उसमें बिहार का कौन सा जिला शामिल है? नालंदा। आयुर्वेद पर्व बिहार के नालंदा जिले में मनाया जा रहा है। आयुर्वेद पर्व बिहार के नालंदा जिले, आयुर्वेद पर्व बिहार के नालंदा जिले में मनाया जा रहा है। वैसे पूरे भारत के कितने राज्यों में मनाया जा रहा है? 4 राज्यों में। पूरे भारत के 4 राज्यों में आयुर्वेद पर्व मनाया जा रहा है। बिहार भी उसमें शामिल है। अब बिहार का कौन सा जिला शामिल है आयुर्वेद पर्व के लिए? बिहार का नालंदा जिला शामिल है। बिहार का नालंदा जिला, सामने देखिए आयुर्वेद पर्व का जो आयोजन किया गया है उसका सामने चित्र दिया गया है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन 4 राज्य जिसमें बिहार शामिल है। अब बिहार का कौन सा जिला शामिल है? नालंदा। आगे आइए, प्रदूषण के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का सबसे प्रदूषित जिला बिहार शरीफ बन गया है। बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया जी? बिहार शरीफ। प्रदूषण के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? बिहार शरीफ। पर मुझे नहीं लगता पटना भी कम होगा, पता नहीं नापने वाले से कुछ गड़बड़ी हो गया है। समझ में आ रहा है बात ना? उसको ठीक से मापना चाहिए था। पटना भी कम प्रदूषित नहीं है। चलिए जीके के लिए हमको याद करना, हमें क्या मतलब कौन ज्यादा प्रदूषित है? बिहार शरीफ है प्रदूषित तो है प्रदूषित, हमें याद कर लेना है, आंसर करके चला आना है। बिहार के पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल, पर यूपी में भी पूछा जा सकता है भाई। क्यों? क्योंकि बिहार का भारत का, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के पूर्णिया में लगाया जा रहा है। नोट कर लीजिए, बिहार के पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क, बिहार का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क की स्थापना कहां किया जा रहा है? पूर्णिया में। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं भैया, सामने देखिए उस फाइबर पार्क का चित्र है, बिहार का नक्शा भी बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, आगे आ जाओ। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहां की जाएगी? कानपुर में। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां किया जाने वाला है भैया? मेजबानी कौन करेगा? कानपुर। इस मैच अभी मैच होने वाला है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी कौन करेगा? कानपुर करेगा। यदि आपको सेशन बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक बटन दबा दो। सभी लोग लाइक कर दो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो, और सेशन को शेयर कर दो एक बार और सभी लोगों के पास। तो भैया सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? कानपुर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, छोटे और सीमांत किसान। पहले तो ये बताओ कि सीमांत किसान होता क्या है? सीमांत किसान या छोटे किसान किसको बोलते हैं? उस किसान को जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन हो। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बीपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जाके प्रीवियस पेपर देखना, यूपी पीसीएस का और बीपीएससी का, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन है यूपी में। सीमांत किसान किसे कहते हैं? ऐसे किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि हो, उसे सीमांत किसान कहते हैं। तो छोटे और सीमांत किसान के लिए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के हाउसिंग ने
वाटर शेड विकास परियोजना की शुरुआत राजस्थान के करौली से किया है। राजस्थान के करौली जिला, राजस्थान का जिला है करौली, राजस्थान के करौली जिले से शुरू किया है। छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक और सामाजिक मदद के लिए पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग के द्वारा वाटर शेड विकास प्रोजेक्ट, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान के करौली से किया है। राजस्थान के करौली से वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कौन किया? पीएनबी हाउसिंग। कहां किया? राजस्थान के करौली से। इतनी बातें याद रखोगे, काम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, द मिलेनियम योगी, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार के लिए तुम लोग कहते हो ना कि सर बुक कितना भी रट के जाते हैं, नहीं परीक्षा में आता है, पर लिख लो इस बार आएगा। मिलेनियम योगी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? द मिलेनियम योगी ये बुक है। इस बुक को किसने लिखा मेरे भाई? तो दीपम चटर्जी, दीपम चटर्जी ने लिखा है। दीपम चटर्जी ने लिखा है द मिलेनियम योगी। द मिलेनियम योगी नामक बुक किसने लिखा? दीपम चटर्जी ने लिखा। और सामने दीपम चटर्जी का चित्र है भैया, सामने उस किताब का भी चित्र है। द मिलेनियम योगी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? दीपम चटर्जी ने लिखा है। सामने देख लीजिए, ये नाम लिखा है दीपम चटर्जी जी का। दीपम चटर्जी, क्वेश्चन आएगा इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। योगी से जुड़ा हुआ जितना भी किताब है सब इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ एस रामकृष्णन को बनाया गया है। एस रामकृष्णन एलआईसी के, एलआईसी म्यूचुअल फंड, एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? एस रामकृष्ण। एस रामकृष्ण एलआईसी के म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। अभी सरकार ने हाल ही में एलआईसी में 20% एफडीआई की मंजूरी भी दी है, इसको भी नोट कर लीजिए। अभी हाल ही में एलआईसी में केंद्र सरकार ने 20% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का फुल फॉर्म, एफडीआई का फुल फॉर्म, एफडीआई का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना प्रतिशत मेरे भाई? 20% की। कहां? एलआईसी में। एलआईसी की स्थापना 1956 नवंबर 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। 1956 नोट कर लो, नवंबर 1956 में एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 नवंबर में हुआ था। और इसके एमडी, म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ कौन बने हैं? एस रामकृष्णन। और सरकार ने हाल ही में कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दिया है? 20%। ये सारी बातें मील का पत्थर साबित होने वाला है और दिल का पत्थर भी साबित होने वाला है। आगे आ जाओ भैया, वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ किसको बनाया गया है? वायुसेना के किस कमान का भैया? पश्चिमी कमान। देख लीजिए, वायुसेना के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये जो कमान है अलग अलग, इन कमान में पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ किसको बनाया गया? श्री कुमार प्रभाकरन को बनाया गया है। किसको बनाया गया? श्री कुमार प्रभाकरन। अब वर्तमान में एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। नोट कर लीजिए, वर्तमान में पूरे वायुसेना के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी एयरफोर्स के चीफ हैं। अभी पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन। देखो सामने कुमार प्रभाकरन का चित्र है भाई, पहचान लो, देख लो और याद कर लो, दिमाग में बिठा लो। पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन को बनाया गया है। अब वर्तमान में एयरफोर्स चीफ कौन है? वर्तमान में पूरे एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो विवेक राम चौधरी। याद कर लो, भूलो मत। नेक्स्ट आ जाओ भैया, BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा स्मार्ट मैनेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। BSES यमुना पावर लिमिटेड एक कंपनी है जिसके द्वारा स्मार्ट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन के विकास कौन करने जा रही है? BSES यमुना पावर लिमिटेड के द्वारा। BSES यमुना पावर लिमिटेड के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है BSES के द्वारा। नेक्स्ट आइए, अभी सबसे बड़ा न्यूज, अभी तक के करंट का सबसे बड़ा न्यूज, अब यूक्रेन हो सकता है यूरोपियन यूनियन का मेंबर। अब बन सकता है यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने देश? 27 देश। यूरोपियन यूनियन में कितने देश? 27 देश। और उन 27 देशों में अब यूक्रेन भी शामिल होगा तो कितने देश हो जाएंगे? 28। भैया अभी यूक्रेन ने
यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने के लिए यूक्रेन ने अपना एप्लीकेशन दिया था, जिस प्रस्ताव को यूरोपियन यूनियन ने क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। नोट कर लीजिए, यूरोपियन यूनियन का अभी वर्तमान में 27 मेंबर हैं, लेकिन अभी एप्लीकेशन दिया था यूक्रेन ने कि हम आपका मेंबर बनेंगे, लेकिन उसके लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको क्या कर लिया है, यूरोपियन यूनियन ने क्या कर लिया है, मंजूर अभी बना नहीं है, अभी मेंबर बना नहीं है, पर उसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब अब प्रोसेस में आ गया। यानी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बहुत जल्द बन जाएगा यूक्रेन। नोट कर लीजिए, उसके लिए प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना, नोट कर लो, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में मॉस्ट्रिच संधि, नोट कर लो, मॉस्ट्रिच संधि के आधार पर किया गया था। मॉस्ट्रिच संधि के आधार पर यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसकी स्थापना मॉस्ट्रिच संधि के आधार पर 1992 में की गई थी। अब यूक्रेन हो सकता है नया मेंबर, तो टोटल हो जाएंगे 28। नोट कर लीजिएगा, अभी हुए नहीं है, बल्कि हो सकता है यूक्रेन मेंबर बन जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। राष्ट्रपति कौन है जी? व्लादिमीर जेलेंस्की। नोट कर लीजिए, यूक्रेन की राजधानी कीव और राजधानी कीव और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। आगे आ जाओ, सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, लाइक बटन होगा उसी में लाइक बटन दबा दो, ताकि मुझे पता चले कि मैंने सेशन कैसा लिया। बेहतर लगे तो लाइक कर दो। पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रभाव वाला इलान क्रेटर अभी चीन में खोजा गया है। नासा के द्वारा एक क्रेटर ढूंढा गया है, इलान क्रेटर। ये कहां पर है भैया? चीन में खोजा गया है। कहा जा रहा है कि यह क्रेटर 46,000 से 53,000 साल पहले का है। क्रेटर किसको बोलते हैं? क्रेटर किसको बोलते हैं? जहां से ज्वालामुखी का लावा, जहां से जिस मुंह से ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है, उसी मुंह को क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्रेटर किसको बोलते हैं? जिस मुख से ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है उसे क्रेटर बोलते हैं। वोल्केनिक इरप्शन जिस मुंह से होता है, उस मुंह को, उस माउथ को हम क्रेटर कहते हैं। वहां पर जहां से ज्वालामुखी निकलता है ना, वहां पर प्याली के आकार का चित्र बन जाता है, इसी को बोलते हैं क्रेटर। कभी चीन में इलान क्रेटर, क्वेश्चन आ जाएगा कि नासा के द्वारा इलान क्रेटर खोजा गया है। नासा के द्वारा इलान क्रेटर खोजा गया है, कहां? तो चीन में खोजा गया है, जो 46,000 से 53,000 साल पहले का बताया जा रहा है। और एक चीज और नोट कर लो, जब क्रेटर आया है तो लिख लो, भारत में क्रेटर झील का उदाहरण कौन है भैया? कौन है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील। भारत में क्रेटर झील का उदाहरण लोनार झील है। नोट कर लीजिए, लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है भैया? महाराष्ट्र। लिख लो, महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार झील ये क्रेटर झील का उदाहरण है, एक क्रेटर लेक का उदाहरण है। नोट कर लीजिए। इलान क्रेटर कहाँ ढूंढा गया है? चीन में। कौन ढूंढा है? नासा ने ढूंढा है। देखिए सामने इलान क्रेटर का चित्र मैंने दिखा दिया है, देख लीजिए। नेक्स्ट आइए आगे, अगला करंट देखते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन चलाया जा रहा है। कहां चलाया जा रहा है मेरे भाई? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में नौसैनिक का एक अभ्यास, ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन, ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन विशाखापत्तनम में। और बताओ, ऑपरेशन मिलान, मिलान युद्धाभ्यास ये भी कहां हो रहा है? नोट कर लो, मिलान युद्धाभ्यास 2022, मिलान 2022 भी कहां हो रहा है मेरे भाई? तो विशाखापत्तनम में। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिलान एक्सरसाइज अभी से पहले अंडमान निकोबार में हुआ करता था, अभी से पहले अंडमान निकोबार में होता था। पहली बार ये विशाखापत्तनम में इस साल हो रहा है। हर साल अंडमान निकोबार में होता था, इस बार पहली बार मिलान एक्सरसाइज नेवी का। किसका एक्सरसाइज है पहले तो ये जानना है? नेवी का। पहली बार कहां हो रहा है? विशाखापत्तनम में। ये तो हो ही रहा है, साथ में ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन भी विशाखापत्तनम में हो रहा है। बात विशाखापत्तनम की आई है तो एक बात और जान जाओ, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ये भी कहां है? विशाखापत्तनम में।
भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पार्क, तैरता हुआ। और ऐसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, तो गुजरात के कच्छ में, और सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क तो भैया विशाखापट्टनम में। मिलान एक्सरसाइज पहली बार विशाखापट्टनम में, ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन विशाखापट्टनम में। इतनी बातें आप याद रखिएगा। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, दूसरा करंट आ गया यहां से, एक ही में 2 करंट आ गया था। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह 28 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। भाई MSME जो मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच क्या चलाया जा रहा है? जागरूकता कार्यक्रम। 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है MSME मंत्रालय के द्वारा। और ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन विशाखापट्टनम में, नौसेना मिलान अभ्यास, नौसेना विशाखापट्टनम। आगे आइए, नीति आयोग अब एक नया रिपोर्ट जारी करेगी। नीति आयोग पहली बार, नीति आयोग जो भारत का है वो पहली बार राष्ट्रीय लिंग भेदभाव सूचकांक जारी करेगी, पहली बार। इससे पहले वो जारी नहीं करती थी। राष्ट्रीय लिंग भेदभाव सूचकांक कौन जारी करेगी? इस बार पहली बार कौन जारी करेगी? नीति आयोग। नीति आयोग NITI, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और नीति आयोग के अध्यक्ष श्री मोदी। जो भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो भैया 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था और नीति आयोग लिंग भेदभाव सूचकांक जारी करेगी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आओ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 3 मार्च, अब हम लोग शतक लगा दिए, अर्धशतक पहुंच गए, अर्धशतक। बिल्कुल जुड़े रहो ऐसे ही जैसे मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत को सैल्यूट है भैया। लगातार पढ़ने के लिए आपको शुभकामना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को श्रवण दिवस, विश्व श्रवण दिवस, अंग्रेजी में वर्ल्ड हियरिंग डे। क्या मनाया जाता है जी? वर्ल्ड हियरिंग, कान से सुनना, यानी बहरे लोगों के लिए, जो लोग कान से कम सुनते हैं उनके लिए क्या मनाया गया? विश्व श्रवण दिवस। कब मनाया जाता है? तारीख याद कर लो, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। नोट कर लो। इसका जो थीम है, इस बार का थीम क्या है जी? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थीम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जी? थीम। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना है। थीम नोट कर लो। आजकल थीम पूछता है, दिवस नहीं पूछता। क्या पूछता है? थीम। भैया विश्व श्रवण दिवस, इस साल का थीम क्या है? जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। ये पूरा थीम है मेरे भाई। पहली बार श्रवण दिवस कब मनाया गया था? 2007 में। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। और इसका थीम क्या है? जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। और लास्ट करंट सेशन का 3 मार्च को दुनिया का 3 मार्च को क्या है? श्रवण दिवस तो मनाते ही हैं। 3 मार्च को श्रवण दिवस मनाते हैं, साथ साथ और क्या मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं भैया हम क्या? विश्व वन्यजीव दिवस। नोट कर लीजिए, 3 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। इस बार इसका थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को दोबारा प्राप्त करना इस बार के 3 मार्च के वन्य जीव दिवस का थीम है। कैसा लगा सेशन? एक बार कमेंट करके बता दो कैसा लगा सेशन। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कर दो और जल्दी से लाइक बटन, जल्दी से लाइक कर दो। कैसा लगा सेशन? सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ ताकि आपको PDF मिल जाए। ठीक है, लगातार जुड़े रहो। 5 मिनट के बाद हम आपको लिए MCQ लेकर आ रहे हैं, बिहार स्पेशल MCQ जस्ट 5 मिनट के अंदर लेकर आ रहे हैं। तब तक पानी वगैरह पी लीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।